चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th का अध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार थ्योरम है। आपको ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा मैं पहले हट गया हूं इधर ताकि आपको आराम से एक बार देख लें और इसको समझेंगे अपन। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको मालूम है कि हम साइंस में वाले लोग बात को नहीं मानते। हमने कहा कि नहीं भैया, हम तो नहीं मान रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हम तो यह मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मान लो √5 एक परिमेय संख्या है। आपने मान ली। परिमेय संख्या का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q, R/S, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, बटाबटी में लिख सकते हैं। तो मैंने √5 को बटाबटी के रूप में लिख लिया क्योंकि मैंने इसको परिमेय संख्या माना। मैंने AB को एक √5 को A/B के रूप में लिख दिया, इसके बराबर इज्जत दे दी, मतलब इसके बराबर का मान लिया। अब यहां पर A और B जो हैं ये दोनों इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब मैं एक एग्जांपल लेके यहां आपको बताता हूं। जैसे मैंने अपनी मर्जी से A की वैल्यू 15 ले ली और B की वैल्यू मैंने 20 ले ली। ठीक है बच्चों, अपनी मर्जी से लिया। तो 5 तियां 15 और 5 चौक 20, 5 तियां 15, 5 चौक 20, 5 से कट गए। तो 15 और 20 दोनों कौन थे? पूर्णांक थे। 15 भी पूर्णांक था, 20 भी पूर्णांक था। ये दोनों में कॉमन फैक्टर था कौन? 5। 5 उभयनिष्ठ था। 5 से ये भी कट गया, 5 से ये भी कट गया, तो उत्तर आ गया 3/4। अब 3/4 जो आया है ये है P/Q। यहां से समझाता हूं वापस से। तो √5 को मैंने क्या माना? A/B। A/B का मतलब क्या है? 15/20 उदाहरण के रूप में। ठीक है, और B 0 नहीं है। हाँ, मैंने तो 20 लिया, 0 लिया ही नहीं। ठीक, अब उसने बोला कि A और B में कोई कॉमन उभयनिष्ठ है, कोई कॉमन उभयनिष्ठ नहीं, कोई A B में कोई कॉमन है, कॉमन इंटीजर है। ठीक है, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ है। हाँ है ना, थी ना 5 से ये भी कट गया और 5 से ये भी कट गया। 5 थी भैया कॉमन उभयनिष्ठ संख्या। कोई भी संख्या उभयनिष्ठ है? हाँ है। A और B में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ है तो 5 है। तो इसका मतलब ये है, या कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने ले लिया, यहां पर ले लिया 8/16 ले लिया। 8/16 दोनों इंटीजर है, यस पूर्णांक राशि है। अब काट लो इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इन दोनों में कॉमन कौन था? 8 था। तो 8 कॉमन उभयनिष्ठ है ना। तो A and B आर ए कॉमन इंटीजर, पूर्णांक है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ पूर्णांक ऐसा लिखते हैं। कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक है, उभयनिष्ठ पूर्णांक है। हाँ है ना, इनमें 8 उभयनिष्ठ था, इसके पहले वाले में 5 उभयनिष्ठ था, तो इसमें 8 उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद काटा पीटी करने के बाद में 1 और 2 आया। ये P है और ये Q है। ये दोनों अब दुनिया में किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे। जैसे इसके पहले मैंने क्या उदाहरण लिया था? 15/20 लिया था। 15/20 को मैंने काट दिया था। 5 तियां 15, 5 चौक 20। अब 3 और 4 जो आया है, अब किसी की ताकत नहीं कि उनको काट सके। तो हमने जैसे ही बोला 1 आया, बोले 1 ने कहा मैं काट सकता हूं। हमने कहा भाई साहब भगवान हो आप, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप तो उधर बैठे रहे। 1 को हम कुछ नहीं कहते क्योंकि आप सर्वमान्य हैं, आपको पूरा मैथ मानता है, गणित मानता है, इसलिए आपके लिए नहीं। इसके अलावा और कोई बता दो किसी से कैंसिल होता है तो 3 से सिर्फ 3 से कैंसिल होगा, 4 सिर्फ 4 से कैंसिल। मतलब इस क्वेश्चन में, मतलब इन दोनों में, मतलब अब तुमको गए 4 कॉमन होता तो 2 से कैंसिल होता। अबे यार, ऊपर भी कटना चाहिए और नीचे भी कटना चाहिए। जैसे 5 से काटा ना, 5 तियां 15, 5, तो 3 क्या ऐसा कोई कॉमन है इन दोनों में? मैं ये बता रहा हूं। सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य का मतलब यह अब किसी से भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सहअभाज्य गुणनखंड मतलब क्या? इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कोई भी कॉमन होता आप मुझे बता दो। नहीं है ना, यहां ध्यान सुनना, ये लाइन आगे आएगी यहां पर। इन दोनों में सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ? सहअभाज्य का मतलब हुआ इन दोनों में अब कोई भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते, दोनों पक्षों का वर्ग करते। वर्ग किया, वर्ग करने पर ये रूट हट गया बच्चों, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 आ गया। अब Q को ऊपर ले गए, मतलब मंसूर, और इसको नीमच लिया, मतलब क्रॉस गुणा किया, इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, मतलब ऐसा होता है ना।
क्रॉस गुणा करोगे तो ऐसा आ जाएगा कि ऊपर चला गया 5 नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, किसी के भी बटे में अगर 5 आ गया तो वो नंबर 5 से कट रहा है। मान लो पी की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, 10 था, पी की वैल्यू क्या थी 10 था, तो 10 का स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पी की वैल्यू 10 मान लो, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 5 से डिवाइड है, हाँ यार है ना, है। तो जब 100 अगर 5 से डिवाइड है तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। अगर पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो पी भी मतलब 10 भी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ये देखिए कट गया। अभी पहले 100 कटा था, 10 का स्क्वायर कौन होता था 100, 100 5 से कट रहा था, तो कितना आ रहा था 10 5 20 आ रहा था। यहां पर 10 कट गया तो कितने आ रहे 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 5 भी माने पी भी 5 से कटेगा, ये बात तो पक्की हो गई। अब आपको मालूम है जब भी हम कुछ काटते हैं तो कुछ ना कुछ आता है, जैसे यहां काटा क्या आया 2 आया। अगर यहां पर 30 होता, सपोज करो क्या होता 30 होता, तो 30 को मैं 5 से काटता तो कितना आता 6, कुछ ना कुछ आता, काटने के बाद कुछ ना कुछ आता है। तो मान लेते हैं कि पी में हमने 5 का भाग दिया, क्योंकि बोल रहे हो ना पी 5 से विभाजित है, जैसे ही मैंने पी में 5 का भाग दिया तो किसी का जन्म हुआ, वो है आर। जैसे यहां हुआ किसका जन्म हुआ 6 का, ऐसे वहां किसका जन्म हुआ आर का जन्म हो गया। ठीक है, आर का मान लेते आर आया, हमको इसमें भाग देने पर क्या आंसर आया आर आया। ठीक है, तो इधर गुणा करो कितना हो गया पी, पी की वैल्यू क्या गई 5 आर आ गई। ठीक है, इस पी की वैल्यू को उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये रख दी भाई साहब, ये देखिए इस पी की वैल्यू को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दी, 5 के 25 काटापिटी करी, 5 आर स्क्वायर आ गया, 5 आर स्क्वायर आ गया। तो अब अपन ने किसका भाग दिया 5 का भाग दिया, क्यू स्क्वायर में किसका भाग दिया 5 का, देखिए कि 5 ऊपर था कहां चला गया नीचे, तो ये नीचे आ गया है ना, यहां देखना। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यस, तो क्यू भी बता ही दिया था, जैसे पी स्क्वायर 5 से क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पी भी 5 से विभाजित हो रहा था, यहां क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा, मतलब दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों 5 से कट रहे हैं भैया। अरे ये तो विरोधाभास है कि अभी देखो थोड़ी देर पहले क्या बोला था, इन दोनों में कोई भी कॉमन, याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये दोनों में कोई कॉमन नहीं था, क्योंकि यहां पर आ रहा था, आपको मैंने लिया था उदाहरण 15/20 लिया था, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3/4 आ रहे थे। मैंने कहा था किसी की ताकत नहीं है कि इन दोनों में कोई कॉमन आ जाए। यहां लिखा था अभाज्य का मतलब क्या होता है, सहभाज्य मतलब किसी से भी नहीं कटते हैं ये, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। और लेकिन यहां पर क्या आ रहा है कि ये तो दोनों 5 से कट रहे हैं, यहां तो तुम बोल रहे थे किसी से नहीं कटेंगे, और यहां क्या बोल रहे दोनों 5 से कट रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, यह कथन का विरोधाभास है। आपने यहां बोला था इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं सिर्फ 1 के अलावा, और यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि इनमें कॉमन है, ये 5 से कट रहे मतलब 5 कॉमन है, तो ये तो कथन का विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों हुआ है, ये विरोधाभास हमने जो माना था उसकी वजह से हुआ, हमने गलत मान लिया था। यह विरोधाभास हमारे असत्य अवधारणा से हुआ। असत्य अवधारणा क्या थी कि हम इसको परिमेय संख्या मान रहे थे, यह हमारी असत्य अवधारणा थी कि यह परिमेय संख्या है। निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। मैं फिर से एक बार वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बस इसको ध्यान रखो और इसको ध्यान रखो। बस यहां पर क्या कह रहा है, पी और क्यू किसी से भी नहीं कटेगा 1 के अलावा। ये देखो, आप खुद देखो, इनमें कोई कॉमन नहीं। और यहां आप खुद ही बोल रहे हो कि दोनों 5 से विभाजित है, ऊपर सुबह कुछ और बोला शाम को कुछ और बोला, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसका मतलब है कि इस कथन का विरोधाभास क्यों है, ये कथन का विरोधाभास इसलिए है क्योंकि आपने क्या कहा था कि पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, ये कथन बोला था आपने, और यहां पर क्या बोल रहे हो दोनों 5 से विभाजित हो रहे थे। ये विरोधाभास हमारे असत्य अवधारणा से हुआ है, हमारी गलत अवधारणा से हुआ। हमारी अवधारणा क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या, बस इतना सा ध्यान रखना है। यहां पर कह रहे हो कोई नहीं कटेगा, सहभाज्य मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, और यहां बोल रहे हो 5 से कट रहा है, तो ये विरोधाभास है, उल्टा सीधा है। तो इसका मतलब है कि √5 एक परिमेय संख्या। बच्चों ये पहला क्वेश्चन हुआ है। ठीक, वापस से थोड़ा सा हट जाता हूं, आराम से इसको पॉज करके, रुको एक मिनट रुको, इसको हटा देता हूं ना। अब आप आराम से इसको पॉज करके देख लो, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है √3, चलो ठीक, √3 मान लो, तो 5 की जगह 3 लिखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ये उदाहरण का सवाल होगा आपका, ठीक है। 3 लिख लिया जहां पूर्णांक राशि है, कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक है। इन दोनों में कोई कॉमन था, और कॉमन आने के बाद में सहभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। सहभाज्य गुणनखंड आने के बाद में ये दोनों में कोई भी कॉमन अब नहीं रहा, तो स्क्वायर कर लो भैया,
स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने पर यहाँ पर 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब है पी अपॉन 3 कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने पी अपॉन 3 कर लिया, यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब पी की वैल्यू को उठाई, यहाँ पे रख दी, ये यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे रख दिया 3। देखते जाओ, ये 3, ये क्या था आपका, है ना, आपने क्यू स्क्वायर की जगह हाँ यहाँ रखा और यहाँ पे 3 हो गया। कितना हो गया भैया, 9r स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ आ गया 3r स्क्वायर। अपॉन में भी 3 आ जाएगा, यहाँ 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 हाँ हाँ और कहाँ है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और आखिरी में भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप सब जगह पर लिख दिया, वही कोई बात है, 3 आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि P और Q दोनों यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, और यहाँ आप क्या बोल रहे हो, 3 से विभाजित है। इसका मतलब इसका विरोधाभास है और ये विरोधाभास कथन से हुआ है। अब हम ले लेते हैं, सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। तो फिर हम मान लेते हैं भैया कि जो तू कह रहा गलत है, हम तो √2 को परिमेय संख्या मान रहे हैं। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख दिया साहब, ठीक है। और यहां पर हम लिख देते हैं, ये पहले हमने इंटीजर लिया, पूर्णांक राशि ली, पूर्णांक राशि को काटा पीटी करने के बाद में ऐसा लिखा और बता दिया अब इनकी कोई ताकत नहीं है, ये सभाज्य गुणनखंड है। मान लो परीक्षा में अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ये लाइन लिखो और ये लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां से ये बीच की छोड़ देना, भले 1 2 3 लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, जो बच्चे कमजोर है वो ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया, यहां पर आ गया 2, नीचे आ गया 2, पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ये देखिए 2 आ गया, है ना। और अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 2 जा हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 2r स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रकार P और Q दोनों किससे विभाजित होंगे, 2 से विभाज्य हैं, ठीक है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया बच्चों। तो अपन ने यहाँ पर जहां जहां भी ऐसा आ रहा था वहां पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और वही ध्यान रखना, पहले आपने इसको पूर्णांक राशि मान लो, पूर्णांक राशि के बाद में कह दो भैया कि ये दोनों को प्राइम इंटीजर है, मतलब किसी से भी नहीं कैंसिल होंगे। जब किसी से कैंसिल नहीं होंगे तो यहां मालूम पड़ेगा P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये तो फिर 2 से, वहां बोल रहे थे किसी से नहीं होंगे, यहाँ कह रहे 2 से विभाजित होंगे, तो ये हमारा विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों हो रहा है, हमारी एक कथन असत्य, और असत्य मतलब निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक, हम जो परिमेय मान रहे थे ये असत्य है, √2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों समझ में आया, आराम से इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।